और इसको इधर हो गया। थोड़ा सा और इधर थोड़ा सा आगे। हाँ हाँ हो गया, ठीक है। आवाज चेक करिए। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाला है 12 आर्ट्स या साइंस की बात करें, उसमें हिंदी, और उसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक जो 2026 में जो एग्जाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 12 क्लास का, उनके लिए चैप्टर 1 से लेकर 4 तक के ऑब्जेक्टिव जो दी हुई है एग्जाम 1 से लेकर कितना तक 4 तक की बात हो रही है, देख रहे 12 हिंदी, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, जिसमें आप 12 अगर साइंस में, चलिए इसको चेंज करते हैं कलर, चलिए है ना, 12 आप साइंस से हैं या फिर आप आर्ट से हैं, ये सबके लिए आपका ये जो क्या है ये उपयोगी है, ठीक है। ये चैप्टर जो कि 200 प्रश्न ऑब्जेक्टिव VVI है। बहुत बच्चे कहते हैं ना कि सर बड़ी दिक्कत है, कैसा सब्जेक्टिव याद ऑब्जेक्टिव नहीं हो रहा, तो आइए हमारे चैनल से जुड़ जाइए और जुड़ के पढ़िए, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। अब अगर हमारे चैनल पर नया है ना, प्ले लिस्ट में आइए और प्ले लिस्ट के माध्यम से जो ना आप पूरा जिस भी आप सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं सीरीज वाइज आपका बना हुआ, वहां से लाइव में देख लीजिए, रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिए, प्ले लिस्ट बना हुआ है, चाहे 10th के हैं 9th के हैं, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सीटेट, एस्टेट, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं आपके जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पे। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, गद्य खंड बातचीत। बातचीत को लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। कौन है बुआ? बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है। चलिए इसको ना हम कलर कुछ दूसरा रखते हैं, ये रखेंगे, ठीक है। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। चलिए इसकी बात करते हैं। ये देखो ये प्रश्न पूछा गया है, सवाल ये है कि बातचीत, अच्छा बातचीत क्या, इसमें वही है ना, वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, इनका अगर मान लीजिए कंठ ना होता तो क्या होता, हम गूंगे होते। बेन जॉनसन एडिसन के अनुसार यही बात होती है ना कि भैया अगर हमारे पास कंठ ना होता तो किसी बात पे क्या होते, हम सुन लेते लेकिन जवाब नहीं दे पाते, तो वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, गूंगे होते, अपनी मन की बात किसी दूसरे के सामने नहीं रख पाते। बेन जॉनसन एडिसन यही बोलते थे ना, है कि नहीं। तो ये चीजें बातचीत में है ना, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। यानी कहने का मतलब हो गया ना कि जैसे कोई व्यक्ति किसी से कुछ बात नहीं करता है, तो जब किसी से कुछ बात नहीं करेगा तो कैसे उसको, और कैसे आपको पता चलेगा कि वो क्या कहना चाहता है। लेकिन वो जब किसी से कुछ बोलना शुरू करेगा तो उसके मन में जो भी बातें होगी ना सब एक दूसरे के प्रति क्या कर बोल देगा, तो क्या होगा, ये क्या कर रहा है कि मवाद यानी कि मन के अंदर जो उसके क्या बातें चल रही है वो उसकी धुआं बन के क्या होता है, जमा रहता है, वो भाप बन के निकल जाता है। कब? तो जब वो बातचीत करेगा, तो बात करेगा तभी ना सोचा, अब आए चुपचाप खड़ा रहे तो कैसे पता चलेगा, जब बोलेगा तभी ना पता चलेगा जी। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं, ध्यान से देखते रहना बाबू, तुम्हारा सिलेबस है ना। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है, यानी कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक, ये किनके द्वारा लिखा गया कि जैसा काम है ना वैसा परिणाम, मतलब जो जैसी करनी वैसी भरनी, किनके द्वारा लिखा गया है, वो लिखा गया बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। किनके द्वारा? बाल कृष्ण। बाबू VVI 2019 में पूछा गया, एकदम सेलेक्टेड प्रश्न लेके आए, एक मक्खन समझते हो ना वो प्रश्न लेके आए, पढ़ लो और नोट्स बना लो, काम आएंगे आपके आगामी एग्जाम 2026 के लिए। और नोट्स चेक करेंगे ऑफलाइन वाले बच्चे को, पहले बता देना है, ठीक है। चलिए बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, ये देखो ये 2020 में पूछा गया। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम बात करें तो बेनी प्रसाद का क्या था, दिख रहा प्रश्न आपको, दिख रहा पूरा क्लीन, तो और जूम करके पढ़ा है, हाँ? बेनी प्रसाद, ठीक है। अगला सवाल, दमयंती है ना स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो ये आपका बाल कृष्ण भट्ट। किसका है जी? बाल कृष्ण भट्ट। ये चैप्टर नंबर आपका 1 जो चल रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो क्या है, ललित निबंध है। सवाल पूछा कि बातचीत जो है वो क्या है, वो एक प्रकार के निबंध है। ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए अगला प्रश्न, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो भारतेंदु युग के थे। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के थे? भारतेंदु युग के थे, याद रखिए। क्या ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, भारतेंदु युग के थे, ठीक है।
नेक्स्ट, मनुष्य की बातचीत का प्रथम तरीका क्या है? बातचीत का कैसे होता है कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना, मतलब क्या कि बातचीत करने का क्या, एक दूसरे के व्यक्ति जानता है, सामने आएगा तो एक दूसरे से क्या बातें करेगा, तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अगला सवाल, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता। जब बातचीत होती है ना, तो हमारी प्राइवेसी अगला ना को बता रहे हैं तो वो किसी दूसरे से ना बोले और उसी प्राइवेसी हम मेंटेन करें, तो हो गया आत्मीयता, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भागना नहीं है, थोड़ा लाइक कमेंट शेयर भी करना है, सपोर्ट करना है चैनल को बबुआ, ठीक है। आप टीजीडी पे भी देख सकते हैं, टीजीडी या टीजीडीए है ना, आप दोनों चैनल पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप नए हैं तो हमारे दोनों चैनल क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, अपलोड कर देना ना, वीडियो को अपलोड कर देना आज वाला। और ये हाँ सुमन, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? अभी तो ये तो लाइव चल रही है तो तुरंत अपलोड हो जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ 23 जून 1844 को। 23 जून 1844 को बाल कृष्ण भट्ट की जन्म हुई। कितने लोग जुड़े हैं अभी? अच्छा, मेन बात है उस ग्रुप में हम मैसेज नहीं किए थे। चलिए अगला सवाल, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बाल कृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल के रचनाकार है। किस काल के हैं? आधुनिक रचनाकार, आधुनिक काल के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो होता है दो सहेलियों की बातचीत। क्या होती है? दो सहेलियों की बातचीत। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? ए हो गया। चलिए अगला सवाल बात करते हैं, वाद विवाद संवाद क्या है? ये होता है आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक, है ना। क्या होता है जी? आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक। चलिए अगला सवाल, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र चलाया था? तो बाल कृष्ण भट्ट जो है कौन सा मासिक पत्र चला? हिंदी प्रदीप। क्या चलाए थे? हिंदी प्रदीप, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? सी हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं, बाल कृष्ण बातचीत किस विधा की रचना है? तो निबंध है। क्या है ये? निबंध। बातचीत क्या है? एक निबंध है, ठीक है, भूलने की जरूरत नहीं है। आवाज आ रही है? देख लो अपने, सुन लो। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों से सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप से। कैसे? कभी कभी अब कभी कभी ना ऐसे लिखता है यूरोप, बुक में ऐसे लिखता है ना कभी कभी, क्या यूरोप, यूरोप यहाँ हो गया, यूरोप से है ना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ से प्रचलित है? तो है ना यूरोप से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, बातचीत के शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट हैं। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। चलिए अगला प्रश्न, बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत के क्या बताना? बातचीत की शैली, बातचीत की शैली बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से बातचीत किया जाता है जब दो लोग आपस में प्राइवेसी अपना बात करते हैं। तो तीसरा कोई व्यक्ति जब वहां आता है तो या तो दोनों व्यक्ति अपने बात बदल देंगे या चुप हो जाएंगे या फिर वहां से चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी बात या उसकी बात कोई तीसरा व्यक्ति ना सुने और ना जाने। तो ये क्या बताएं? बातचीत की शैली, ठीक है। चलिए अगला सवाल, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशनल और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो चलिए पहला ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा डॉक्टर नागेंद्र। आइए अगला प्रश्न की बात करते हैं, रामचंद्र शुक्ल। क्या है बाबू? रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा? बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में रहा है। कहाँ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला सवाल, बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? हिंदी प्रदीप का। किसका? हिंदी प्रदीप, ठीक है। 4 चैप्टर पढ़ाना। बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का नामक मासिक पत्रिका निकालने का कब प्रारंभ किया था? बाल कृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप कब लिखे हैं? तो 1877 में। कब लिखे हैं बाबू? 1877। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? ए हो गया। क्या हो गया? ए। बाल कृष्ण भट्ट
पेशे बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। अगला प्रश्न, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास जो बाल कृष्ण 100 अजान एक सुजान? ऑप्शन नंबर सी। नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नांदी पाठ। नाटक के प्रारंभ में होने वाला है ना मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है नांदी पाठ। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिलता है? 16 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 16। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? यानी कि बोलने से मनुष्य की पहचान होती है कि कैसे बोलता है, क्या बोलता है, तो किसने कहा था? बेन जॉनसन ने। किसने कहा था भैया? बेन जॉनसन ने कहा था। चलिए अगला सवाल, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, या किसका मत है? एडिसन का। किसने कहा था? बोले थे ना कि दो ही व्यक्ति अपनी प्राइवेसी एक दूसरे को बता सकते हैं, तीसरे से नहीं बताना चाहते हैं कि तीसरा अगर जानेगा ना तो किसी चौथे से बोलेगा। ऐसे कहते कहते उनकी बात को क्या करेगा? आग जैसा फैला देगा। ठीक है, तो चलिए अगला स्लाइड पे देखते हैं। चलिए, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? 2 लोगों के बीच में। कितने? 2 लोगों के बीच में। अगला सवाल, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? हल्का और स्वच्छ। अपने मन की बात किसी दूसरे से आप बोलो, जैसे आप किसी बात को लेकर बड़ी गहरे सदमे में हो और वो बात किसी दूसरे से बताओ, कुछ सुकून मिलता है। वो आपको समझाएगा, नहीं ऐसे मत करो, ऐसे करो, इस चीजों को समझाएगा। तो हल्का और स्वच्छ। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है ना? गूंगी हो गया। ठीक है, प्रतीत होती है। वाक शक्ति। किससे? वाक शक्ति। कंठ ना होता ना तो कोई व्यक्ति अपने मन की बात किसी से नहीं बोल पाता, है ना? याद रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1। क्या हो गया? समाप्त, फिनिश। अब चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था। चलिए, उसने कहा था, है ना, की बात करते हैं। चलिए, उसने कहा था। उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है ना, कौन है? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 2। उसने कहा था, वही लाना सिंह, बोधा सिंह, है ना, कुड़माई, सगाई, मुरबे, ये सारी चीजें यहाँ पर है ना, इसी में मिलेंगे। चलिए, इसकी बात कर रहे हैं। चंद्रधर शर्मा की जन्म 7 जुलाई 1883 में। इनका जन्म स्थल गुलेर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। मृत्यु 12 सितंबर 1922। प्रमुख रचना सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। इनके प्रमुख सवाल पूछ देगा ना कि बुद्धू का कांटा किनके द्वारा लिखा गया? तो किनके द्वारा लिखा गया भाई? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? मील का पत्थर किसे कहा? उसने कहा था। उसने कहा, लाना सिंह गया था ना, लान सिंह गया था तो सूबेदार बोधा सिंह के यहाँ गया था ना, सूबेदार के यहाँ, वही उनका लड़का था। तो सूबेदार के यहाँ गया तो उनकी पत्नी बोली ना कि मैं तुमसे आंचल फैला के मांगती हुई कि मेरे पति और मेरे बच्चों क्या करना? रक्षा करना। तो वही चीज है ना कि विकास के मील के पत्थर कौन सी कहानी में मानी जाती है? तो उसने कहा था। चलिए, तेरी कुड़माई हो गई, ये किस कहानी से संबंध है? तो ये आपका उसने कहा था। वही कुड़माई का मतलब क्या हो? सगाई होना। क्या होना? सगाई होना। क्या हो गया? चलिए अगला सवाल, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति है ना किसमें है? किसने कहा है? किस बात की गई है? किस कहानी में? तो उसने कहा था बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। बुद्धू का कांटा किसने लिखा है? मैंने बोला था ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सती के प्रमुख लेखक थे? तो 20वीं सदी। इसके 20वीं, सती नहीं होगा, सदी होगा।
तो 20वीं सदी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अच्छा, कुछ बच्चे जुड़े हैं। आई एम न्यू स्टूडेंट। गुड इवनिंग। शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा, ये लोग आंसर भी बता रहे हैं, गुड, बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखी है? 3। वही बुद्धू काटा, बुद्धू का काटा, उसने कहा था, एक और था, 3 कहानी था ना, तो 3 देख रहे हो यहाँ 3। अगला सवाल, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का मेन हीरो कौन है? लाना सिंह है। लाने सिंह से तो शुरुआत हुई थी। लाना सिंह अपने मामा मांझे के यहाँ ना जाता अमृतसर, ना उसको लड़की दिखती और ना उससे पूछता कि तुम्हारी कुड़माई हो गई, और कुड़माई की जब लड़की बोलती है तो दूध पलटता है, ठेले पलटता है, तोड़फोड़ करता। कुछ वर्ष के बाद क्या होती है, उसकी सिपाही में भर्ती हो जाता है। जब छुट्टी पे वापस आता है तो फिर पता चलता है कि लड़ाई में जाना है कि नहीं। तो लड़ाई में जब जाने की बात होता है तो किसके यहाँ चला जाता है? सूबेदार के यहाँ। सूबेदार के यहाँ जाता है तो सूबेदार बोलता है कि हमारी पत्नी आपको बुला रही है, थोड़ा मिल लीजिए। और जब सूबेदार के सोचता है कि भाई इसकी पत्नी को मैंने देखा नहीं। जब सूबेदार की पत्नी पास जाता है तो वही बोलती है कि तुम पहचानते हो? तो बोला कि नहीं। तो बोला कि वही हूँ जिसके तुमने पूछा था, तुम्हारी कुड़माई हो गई है, सगाई हो गई। तो आंचल फैला के मांगती है भीख, मेरे पति और मेरे बच्चे को क्या करना, रक्षा करना। यहीं पे तो हो गया ना, उसने कहा था कहानी। तो मेन तो हीरो आपको कौन है? लाना सिंह है कि नहीं, ये चीज। चलिए अगला सवाल, निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? कौन सी रचना जो है गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन है, बुद्धू का काटा है, उसने कहा था ये है। तो कौन सी नहीं है आपका? है ना, हीरे की करीना, है ना, हार को हरिनाम, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है। अगला सवाल, उसने कहा था क्या है ये? उसने कहा था ये कहानी कैसा है? युद्ध की कहानी इसमें दी गई है, दिव्य प्रेम की कहानी दी गई है, बात सही है, तभी तो ठेला पलट रहा था। अब प्रेम पर बलिदान होने की कहानी उसने कहा था, किसने कहा था? ये बात को उसने दिल में दबा लिया और अपने लड़ते लड़ते क्या किया, अपने प्राण त्याग दिया। लेकिन उसने बताया नहीं किसी से कि उसने किसने कहा था, कि उसने कहा था, ये शब्द को नहीं बताया था ना। जो कि 70वें राइफल्स में आपका क्या हुआ था, इसकी कहानी छपी थी ना, और 60वें सूची में बताएंगे। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला सवाल, उसने कहा था कहानी में, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया? अमृतसर, पंजाब, मांझे, यहाँ पर बात की गई है। अमृतसर, पंजाब। क्या हो गया? कितने दिखा रहे हैं? अच्छा, शेयर करते जाइए। अच्छा ठीक है, लो, उसमें हो जाएगा बात नेक्स्ट टाइम से। हाँ हाँ, ये बाबू जो आप ये मैसेज किए ना कि सर जिस हिसाब से आप ऑब्जेक्टिव का जो है इसमें टिक लगा हुआ है, तो ये जो है ना ऑलरेडी पहले से फॉर्मेट हमारा बना हुआ है। हमारा इंस्टीट्यूट जो चलता है ना, देखिए आपको दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं, जो बाबू मैसेज किए हैं ना उनको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ऑफलाइन वाला जो है ना, ये कहानी, ये टॉप 10 क्लास है, दिख रहा है। और मैं किस चैनल पे पढ़ा रहा हूँ अभी? अपना TGD पे पढ़ा रहा हूँ, TGDA पर, है ना, और TGD पर। तो ये देखो, ये मेरा ऑलरेडी पहले से ये मेरा नोट्स था, ठीक है। तो मैं सोचा ना कि ये नोट्स को क्यों ना आप लोग को दे दूं, ठीक है। तो इसीलिए ये पहले से टिक आउट किया हुआ, ठीक है। यहाँ पर आंसर देख रहे हैं, तो इसमें उसके लिए हम अलग से फिर इसको कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से। ये तो 1 से लेकर 4 लेसन के बाद से ना 5-6 जो है ना उसमें हम सुधार कर लेंगे, ठीक है। चलिए, और कोई दिक्कत बताइए? हाँ, यहाँ हो गया ना, अमृतसर कहाँ की कहानी बताई गई है बाबू? अमृतसर की बात बताई गई है, ठीक है। चलो अगला सवाल, लाना सिंह के गांव का क्या नाम था? लाना सिंह के गांव का क्या नाम था? मांझे नाम था। क्या नाम था? मांझे, मगरे नहीं है, ठीक है, मांझे नाम था, याद रखिएगा, भूलिए नहीं, ठीक है। हो गया, वो लोग आ गया मैसेज। हाँ,
लाना सिंह किस पद पर था? जमादार के पद पर था। क्या? जमानदार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे मैसेज का हाँ, ऑफलाइन बैच चलता है बाबू। हाँ, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। दोनों है, दोनों ऑफलाइन ऑनलाइन। ठीक है, चलिए अगला सवाल। लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। अच्छा, लाना सिंह की मौत वजीरा सिंह में, लेकिन लाना सिंह का सपना क्या था? उसका सपना था कि मैं अपने भतीजा कीरत सिंह के गोद में मरूं। किसके? भतीजा कीरत सिंह के। लेकिन वो किसके गोद में मर गया? वजीरा सिंह के गोद में मर गया। ठीक है, अगला सवाल। चलो, पलटन का विदूषक की कौन था? पलटन की बात हो रही है, इसका विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह था। कौन था जी विदूषक? मतलब कौन था? एक था लॉपटन। क्या था जी? लॉपटन। वो लॉपटन की बात हो रही है कि जो ये अधिकारी थे, अधिकारी थे किसका? आपका लाना सिंह का अधिकारी थे, सेना अधिकारी थे, लेकिन ये छुट्टी पर थे लॉपटन सिंह। इसके जगह पे ना विदेशी एक दुश्मन जो है ना लॉपटन सिंह बनकर आ गया था, और इन्हीं के लाना सिंह की सेना को हत्या कर रहा था। ठीक है, चलिए। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? बोधा सिंह। क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? बोधा सिंह था। ठीक है, चलिए अगला सवाल। भारतीय सिपाही को किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संभव क्या हुआ था? और संघर्ष हुआ था। देखिए ऑफलाइन वाला है, यहाँ पे देखिए मेरा नंबर कहाँ गया। नेक्स्ट स्लाइड 4x4 दिखा। पीडीएफ में ना ये है, देखें इसमें आ रहा है। किससे भेजे? इस पे ये है। देखते हैं यहाँ से। एक मिनट बाबू, जाएंगे नहीं, थोड़ा सा स्लाइड इधर उधर हो गया। ठीक है, उसने कहा था ना। चलिए यही था ना। यही था ना। हाँ, यही स्लाइड था ना। इसी में उसने कहा था कहानी का चित्रण किस जगह दिया गया है। हाँ, भारतीय सिपाही का संघर्ष। चलिए देखिए बाबू, भारतीय सिपाही के संघर्ष की जो बात हो रही किसके साथ हुई थी लड़ाई?
जर्मनी के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? जर्मनी के साथ हुई थी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, किसके साथ हुई थी? जर्मनी के साथ हुई थी। चला गया क्या? हाँ, चलो अगला सवाल। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? लाना सिंह ने। किसने मार दिया था भाई? ये विदूषक था, दुश्मन था, जो कि सिपाही बनकर आया था, लेकिन ये क्या था, ये इसी के सेना को, लाना सिंह के जो अन्य साथी थे उन्हीं को क्या हो रहा था, पलटन मार रहा था, लॉकटन। ठीक है, चलिए सिख के राइफल के जमादार लाना सिंह कितने नंबर का था? 77 में। कितना? 77। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? लालपुर में। कहाँ दी थी? लालपुर। लालपुर कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में। क्या हो गया? लालपुर में। कितने सारे? हाँ, क्या प्रश्न आ रहे हैं क्या? नेक्स्ट में ना हो जाएगा। लो बाबू लो, चलो ठीक है। गुलेरी जी का जन्म हुआ था, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में। कहाँ हुआ है? जयपुर राजस्थान में। ठीक है, चलिए। सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कितने लिखे थे? 3। बुद्धू का काटा, उसने कहा था, और क्या? सुखमय जीवन। ठीक है, चलिए अगला सवाल। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई है? तो 1915 में। यह कहानी कब प्रकाशित हुई है? 1915 में। ठीक है, चलिए। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट प्रश्न। उसने कहा था, शीर्षक कहानी में किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोला डाला है? सूबेदार हजारा सिंह। ये प्रश्न आपके 2022 में पूछा गया है। ठीक है, इसको अच्छे से आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन फायदे हो सके। ठीक है, चलिए। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। क्या होता है? मंगनी यानी कि सगाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए, बोधा सिंह कौन था? तो बोधा सिंह की बात करें तो सूबेदार का बेटा था। क्या था? सूबेदार का बेटा था। ये हजारा सिंह का नहीं था, सूबेदार का बेटा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, हजारा सिंह यहाँ नहीं होगा। ठीक है, चलिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था। चलिए, गुलेरी जी को किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर के। कहाँ के थे? गुलेर। इसीलिए देख रहे हैं इनका नाम गुलेरी, गुलेर अपने नाम में इसका, इनका गांव का नाम छुपा हुआ है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग की कहानीकार हैं? तो किस युग के हैं? द्विवेदी युग। किस युग के हैं? द्विवेदी युग, है ना। अब बाल कृष्ण भट्ट बताओ किस युग के कवि थे? बाल कृष्ण भट्ट अभी पढ़ा है? बताओ कमेंट में, जल्दी बताओ तो। अभी पढ़ा है? बताओ बताओ। भारतेंदु युग बताया है? कोई कोई बताया है? देखो तो बता दिया, बता देगा सब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटा? कितने भाग में बटा है? 5 भाग में। कितने भाग में? 5 भाग में। युद्ध की वर्णन कितने भाग में की गई है? युद्ध का वर्णन 3 भाग में की गई है। कितने भाग में? 3 भाग में, याद रखिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान। कैसा है? कर्म प्रधान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चंद्रधर शर्मा गुलेरी
किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो खेतड़ी के नाबालिग राजा के जयंत सिंह के, किसके? खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के गार्जियन बनकर अजमेर मेयो कॉलेज में गए थे। अगला सवाल, अमृतसर में लहना सिंह, लहना, ठीक है, रहना हो गया यहाँ। अमृतसर में लहना सिंह के कौन था मामा? अमृतसर में जो लहना सिंह गया था वो किसके यहाँ गया था? अपने मामा के यहाँ गया था, ठीक है। चलिए, कीरत सिंह कौन था? तो लहना सिंह के क्या था? भतीजा था, भतीजा, है ना, लहना हो गया, लहना, लहना सिंह क्या था? भतीजा। चलिए, इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर क्या हो गया? 2 खत्म। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। 4 चैप्टर पढ़ेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट टाइम से ना हम आपको इसमें सुधार करेंगे, जो कि आप लोग का प्रश्न आ रहे हैं कि सर आपका ऑलरेडी पहले से टिक लगा हुआ है वहां पर, या वहां लिखा गया ऑप्शन, उसको नेक्स्ट टाइम हम कर लेंगे। ये पीडीएफ है, ठीक है ना, और उसको हम यहाँ पर क्या सोचे कि उसको पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम में आपको हटा देंगे, है ना, ताकि आप लोग भी प्रश्न क्या करें, अगर करें हम प्रश्न तो आप उसका उत्तर दे सके, ठीक है। चलिए, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की बात हो रही है। वही जयप्रकाश नारायण जो कि अमेरिका में गए, जाकर पढ़ाई किए छात्रवृत्ति के माध्यम से, और वहां पे 4 दोस्तों ने, है ना, 4 साल तक एक ही चादर पे उड़े थे। उन्होंने अपने जीवनी सिद्धांत में बताया कि हम लोग वहां जाकर जब स्कॉलरशिप उतना ही फी मिला था जो कि स्कूल का फी भर सके, और उसके बाद क्या कर सके, वो लोग अपने जीविका चलाने के लिए, खाने पीने के लिए, ट्यूशन का फी भरने के लिए होटलों में काम किए थे, गाय के तबेले में गाय भैंस को नहलाए थे, फूल माली के काम किए थे, तब उन्होंने वहां से पढ़ाई की थी, ठीक है। उन्हीं की बात। चलिए, इनकी बात। चैप्टर का नाम संपूर्ण क्रांति, लेखक जयप्रकाश नारायण, जन्म 11 अक्टूबर 1902, है ना, और इनका निधन 8 अक्टूबर 1979 में। जन्म स्थल सिताब दियारा, बिहार में इनका हुआ, बिहार, ठीक है। चलिए, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बाउन। क्या नाम था? बाउन नहीं था, बाउल नाम था। क्या नाम था? बाउल। ल हो गया, ठीक है, न नहीं होगा, ल, बाउल। ऑप्शन नंबर सी। उसने कहा था, अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी। वही पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और चित्तरंजन दास यानी सीआर दास से मिलकर स्वराज पार्टी की गठन किए थे, कब? 1923। चलिए, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? तो बिलिंगडन नर्सिंग होम में, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से हम इसमें सुधार करेंगे, यहाँ जो टिक लगा हुआ है ना इसको, और जहां जहां ऑप्शन आपका लिखा हुआ उसको सुधार करेंगे, ठीक है। चलिए, 4 के बाद से, क्योंकि अब आज इस मान लो कि मेरा पोस्टर पर लिखा हुआ कि आज चैप्टर 1 से लेकर 4 तक, तो 4 तक तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना। चलिए, जयप्रकाश नारायण किसका दलाल कहा गया था? है ना, अमेरिका। अमेरिका ने उनको क्या बोला था? दलाल कहा था, ठीक है। चलिए, अगला सवाल। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण का जब तबीयत खराब था तो उनका स्वास्थ्य का, इनके पर्सनल आपका डॉक्टर की बात करें तो कौन थे? तो डॉक्टर रहमान थे। कौन थे? डॉक्टर रहमान। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? ए हो गया। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? जयप्रकाश नारायण ने आखिर किसका भाषण सुने थे और सुनने के बाद उनको अमेरिका जाने का प्लान हुआ कि भैया हम जब पढ़ेंगे तो अमेरिका, यानी पटना से कॉलेजिएट की पढ़ाई करके, है ना, और कहाँ चलेगा? अमेरिका। किनसे? स्वामी सत्यदेव का। किनसे बाबू? स्वामी सत्यदेव। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सुधा, है ना, सुधानंद जी। कौन थे? सुधानंद जी। क्या हुआ? ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? सी हो गया। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते थे? भाई कहते थे। क्या हुआ? दो तो
अब क्या कोई कमेंट कर रहा, थोड़ा ये लोग को देख ले। अच्छा लीजिए, हो गया। चलिए अगला प्रश्न। जयप्रकाश नारायण ने आईएएससी की परीक्षा कहां से प्राप्त की थी? बिहार विद्यापीठ से। कहां से पास की थी? बिहार विद्यापीठ से। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। अच्छा, जयप्रकाश नारायण किससे प्रभावित थे? लेनिन से ही प्रभावित थे, उन्हीं के है ना आदर्शवादी मानते थे, उन्हीं के बातों पे चलते थे। 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। जयप्रकाश नारायण जी का मार्क्सवादी कब बने थे? जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 में लेनिन से प्रभावित हुए। किससे? लेनिन से, क्योंकि लेनिन आपका क्या था? सामाजिक व्यक्ति था, समाज सुधारक के काम करता था। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानदेय मानते थे? तो अंडरग्राउंड जमाने को। किसको? अंडरग्राउंड जमाने को। ठीक है, अगला सवाल। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर थे। कौन थे जी? अब्दुल गफूर। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है पूरा, अब्दुल गफूर थे। चलिए, किसे लोकनायक के नाम से जाना गया है? तो जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर बी जो हो गया। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी की बात करते हैं, पत्नी की बात करते हैं तो उनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। क्या नाम था जी? प्रभावती देवी। ऑप्शन नंबर आपका सी, प्रभावती देवी। अगला सवाल। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? तो है जयप्रकाश नारायण, जेपी, है ना। जयप्रकाश नारायण के बाद वही जयप्रकाश नारायण जिनके नाम पर जयप्रकाश यूनिवर्सिटी जो है छापरा में स्थित है ना। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 में। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? 1998 में। कब दी गई थी? 1998 में। चलिए अगला सवाल। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? लोकनायक के नाम से। किसके? जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? लोकनायक के नाम से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहां दिया था? तो पटना में 5 जून 1974 में दिए थे। ऐतिहासिक, ठीक है, 5 जून 1974। ऑप्शन नंबर बी। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा पास की थी? आईएससी, यानी कि 12वीं पास की थी, आईएससी। ठीक है, 12वीं पास किए थे। यहीं से पास होके ना कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए पढ़ने के लिए। ठीक है, छात्रवृत्ति पर। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1974 में। 1974 में। ठीक है, इन्हें इस कहानी में लिखा है ना इसमें कि भ्रष्ट की जड़ क्या? सरकार की गलत नीतियां, है ना। विद्यार्थी से क्या चाहते थे कि विद्यार्थी राजनीति में आए और आने के बाद से ना देश को सेवा करें, क्योंकि पढ़े लिखे रहेंगे तो अपने अनुसार देश को चलाने का काम करेंगे, है कि नहीं। चलिए, जयप्रकाश नारायण के पिता जी का क्या नाम था? हर्षु दयाल। क्या नाम था? हर्षु दयाल। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? तो एक कहानी है। क्या है बाबू? एक कहानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण। चल रहा है, जयप्रकाश नारायण का, है ना। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण का है। किसका है? ऑप्शन नंबर आपका ए। ऑफलाइन वाले बच्चे कह रहे थे कि सर थोड़ा तेज पढ़ा रहे, स्लो पढ़ाना है, मतलब स्लाइड जल्दी जल्दी भगा देते है ना, ताकि स्क्रीनशॉट लेने में भी वो लोग को दिक्कत होती है या लिखने में। चलिए, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? सिताब दियारा में हुआ था। सिताब कब? 11 अक्टूबर, है ना। चलिए, सिताब
दिया रहा। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया था। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो ईश्वर अय्यर के द्वारा। किसके द्वारा? ईश्वर अय्यर के द्वारा साथ में रुके थे। क्या हो रहा? क्या हुआ? अच्छा, संपूर्ण क्रांति। अच्छा, ठीक, लीजिए। कहा गया? चलिए, संपूर्ण क्रांति क्या निबंध बताए थे ना? निबंध बताए थे क्या? पिछले स्लाइड में था सर, नेक्स्ट स्लाइड में था। चलिए, सुधार कर ले। संपूर्ण क्रांति अगर हम निबंध अगर बताए होंगे ना, तो वो आपका क्या होगा कि वो उसको भाषण पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, भाषण की बात हो रही है। चलिए, अगला सवाल। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। ठीक है, चलो अगला सवाल। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में था? तो नई पीढ़ी के साथ, किसके? पढ़े लिखे बच्चों के हाथ में था। भाई पढ़े लिखे रहेंगे, क्योंकि जयप्रकाश नारायण के द्वारा यही कहा गया था, विद्यार्थियों को राजनीति में आनी चाहिए, छात्रों को भाग लेनी चाहिए। और भगत सिंह के द्वारा भी यही लिखा गया। सुखदेव जी को पत्र लिखे तो उसमें भी ये बताए थे कि भाई विद्यार्थियों को राजनीति में आनी चाहिए, है कि नहीं? तो चलिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर। वही गंधारी और कुंती की बात अगर बात हुई रहती तो महाभारत नहीं हुआ रहता। दुर्योधन से बात होने की वजह से क्या हुई थी? थोड़ी सी लड़ाई हो गई। महाभारत वही पांडव और कौरव की बात हो गई, जिसमें अर्जुन की भूमिका रहती वही अर्धनारीश्वर की, जो कि पुरुष क्या करता है? तो महिलाएं क्या करती? पुरुष क्या करता है? महिलाओं को जादूगर ने डायन अन्य आरोप लगा के उनके साथ मारपीट करता। क्योंकि जब से खेती की शुरुआत हुई, महिला क्या हुई? पराधीनता क्या हुई? समाप्त हो गई। महिलाएं घर के काम करेंगी, पुरुष घर के बाहर के काम करेंगे। वही अर्धनारीश्वर की बात हो रही है ना। जो कि महिलाएं, जो पुरुष क्या करता है? निवृत्ति और प्रवृत्ति के मार्ग पे चलता है, महिलाओं का आनंद का खान समझता है। इस कहानी में बताया गया है कि नहीं? इस कहानी में भी बताया कि गौतम बुद्ध ने आनंद से कहा था कि भैया बौद्ध धर्म की इतनी प्रचार प्रसार करो कि 500 सहस्त्र वर्ष चले। कितना? 500 सहस्त्र वर्ष। और बोलो कि महिलाएं भी इसमें भाग लें, जिसके चलते इनकी मौसी प्रजापति गौतमी जो थी गौतम बुद्ध के, उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म को मानने वाली पहली महिला थी। तो चलिए, ये सारी कहानी हम बता देंगे और बता भी रहे हैं। आगे ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए, चैप्टर का नाम अर्धनारीश्वर, लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर। जन्म 23 सितंबर 1908, निधन 24 अप्रैल 1974। जन्म स्थान सिमरिया घाट, बेगूसराय। प्रमुख रचनाएं प्रतीक्षा, हुंकार और उर्वशी और अर्धनारीश्वर। ठीक है, चलिए चलिए अगला सवाल। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो अर्ध नारीश्वर। नारी और नर यानी कि पुरुष और महिला की जो है एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमा है, ये किसमें कहा गया? अर्ध नारीश्वर में। चलिए अगला सवाल बात करते हैं। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्मभूषण। किसका दिया था? पद्मभूषण, है ना, पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो अर्धनारीश्वर, ऑप्शन के अनुसार अर्धनारीश्वर। ठीक है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो बेगूसराय में हुआ था, है ना। किसा हुआ था? बेगूसराय। अब इसके पीछे जस्ट हमने बताया भी। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? रामधारी सिंह के दिनकर के पिता क्या नाम था? रवि सिंह था। क्या नाम था? रवि सिंह। ठीक, चलिए। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी? प्रणभंग। क्या था? प्रणभंग। प्रणभंग जो था
आपका दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक थी। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? छात्र सहोदर। किसमें हुआ था? छात्र सहोदर। ऑप्शन नंबर ए। लाइट करिए क्या? ना लाइट है तभी तो चल रहा है लाइट। दीपक जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? 1925 में। कब हुई थी? 1925 में। अगला सवाल, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन है? उर्वशी। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं जो कौन सी किताब लिखे थे? तो उर्वशी। शिशुपालन नल दमयंती नहीं था बल्कि उर्वशी था। ठीक है, चलिए अगला स्लाइड। चलिए, बुद्ध और महावीर की नारियों को कौन सा अधिकार दिया गया था? विष्णु होने का अधिकार। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? यानी गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की बात कर रहे हैं। गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म से संबंधित थे, उनके संस्थापक बौद्ध धर्म, और महावीर स्वामी जैन धर्म से। किससे संबंधित थे? जैन धर्म। जैन धर्म के कौन? 24वां तीर्थंकर थे और अंतिमवा थे। ठीक है, तो हम नारियों को कौन सा अधिकार दिए थे? विष्णु होने का अधिकार दिए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी जब नर के गुण सीखती है तो वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? प्रेमचंद जी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और नारीश्वर किस विद्या से संबंधित है? एकांकी। किससे संबंधित है बाबू? एकांकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? सी। क्या हो गया? और नारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन सा स्वयं वृत्त बन गया है और नारी को उसने मान लिया है? पुरुष। क्या मान लिया बाबू? पुरुष। ये सवाल 2022 में पूछा गया। कब? 2022 में पूछा गया। ठीक है। और नारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? कल्पित। किस प्रकार का रूप है? कल्पित रूप है। नारी तो हम हूं करी, नारी तो हम हूं करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकास। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो अर्ध नारीश्वर से लिया गया। किससे? अर्ध नारीश्वर से। क्या हो गया? अब क्या आ गया? अच्छा चलिए, चलिए लीजिए कहने दीजिए। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? दिनकर जी कौन सी नहीं? उर्वशी लिखे हैं, है ना, रश्मिरथी लिखे हैं, कुरुक्षेत्र लिखे हैं, जूठन नहीं लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? सी हो गया, जूठन, है ना, जूठन कहानी है ना। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन नंबर बी। दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? तो उर्वशी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न। चलिए, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखे गए काव्य कृति है? कुरुक्षेत्र से। किसे? कुरुक्षेत्र। अगला सवाल। और नारीश्वर काल्पित रूप है शिव और पार्वती का। किसका है जी? शिव और पार्वती जी का काल्पित रूप है। गंधारी थी किसकी? दुर्योधन की माँ थी। किसकी माँ थी? दुर्योधन की माँ थी गंधारी। ठीक है। प्रेमचंद्र थे क्या थे? कथाकार थे। क्या थे? कथाकार। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को। 23 सितंबर 1908। चलिए, दिनकर किस युग के कवि हैं? तो छायावा, है ना, छायावादोत्तर युग। क्या था? छायावादोत्तर युग। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर का। किसका? रामधारी सिंह दिनकर। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो शुद्ध कविताएं, कविता की खोज।
इस प्रकार से चैप्टर होते हैं आपके 4 समाप्त। नेक्स्ट टाइम से आपका जो जो कमी थी ना, इसमें जो आपका टिक लगा हुआ है, जो आप है ना देख रहे हैं, इसको चेंज कर देंगे, है ना। हाँ क्या चीज? जूठन कितना नंबर क्वेश्चन? अच्छा इसमें है क्या? इसी में है कुरुक्षेत्र, जूठन, जूठन संबंधित था। अच्छा रुक जाओ। पुरुष और नारीश्वर काल्पित शिक्षा, जूठन निम्नलिखित कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो जूठन। अरे इसमें सवाल ये थोड़े है, अरे वो तो आत्मकथा है ना। हाँ वो तो आत्मकथा है। चलिए ये देखिए, ये आपका चैप्टर जो हो गया ना, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 5, अभी नहीं नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें सुधार करना है हमको थोड़ा सा, और उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स में अपना राय दीजिए, सुझाव दीजिए और बताइए क्या आपकी कमी बेसी है, उसको सुधार किया जाएगा। और अन्य दोस्तों के पास भेजिए, और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे आइए, और आप जिस भी क्लास में अगर हैं वो सारे नोट्स पड़े हुए हैं, वहां से आप प्लेलिस्ट जाकर पढ़ाई करिए, घर बैठे आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।